डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का सिटी मोंटेसरी स्कूल सिवान के इस यूट्यूब चैनल पर आज के बायोलॉजी क्लास में, जिसमें हम लोग क्लास 9 सीबीएसई के बायोलॉजी का पहला चैप्टर सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एक बेहद ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जो कि है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ये सेल का एक बेहद ही इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनिल है, जिसको कि जानना हमारे लिए और हमारे परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए इस वीडियो लेक्चर को स्टार्ट किया जाए और जानते हैं हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बहुत सारे इंटरेस्टिंग एंड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, जैसे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, इसका डिस्कवरी किसने किया था, ठीक है, और ये सेल के अंदर में कहाँ होता है, इसका फंक्शन क्या होता है, इसका दूसरा भी कोई नाम है, अगर है तो क्या है, क्यों कहते हैं, ये सब चीज़ें। तो चलिए देखते हैं एक एक करके, एक एक वर्ड, एक एक लाइन को। तो जैसा कि यहाँ पे पहला लाइन बताया जा रहा है, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वॉज डिस्कवर्ड बाई कीथ आर पोर्टर एंड थॉमसन इन 1945। यानी कि 1945 में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कीथ आर पोर्टर और थॉमसन के द्वारा डिस्कवर किया गया था, खोजा गया था, पता लगाया गया था। आगे बताया जा रहा है, द टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाज क्वाइंड बाई पोर्टर इन 1953। यानी कि 1953 में पोर्टर के द्वारा जो है ये जो टर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको क्वाइन किया गया था, यानी कि इसको जो है बनाया गया था, बताया गया था। एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आप सभी को बताया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का डिस्कवरी दो साइंटिस्ट ने मिल करके एक साथ किया हुआ है। कब? तो 1945 में। और वो कौन कौन साइंटिस्ट थे? तो कीथ आर पोर्टर और थॉमसन। जबकि ये जो टर्म है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये पहली बार किसने बताया? तो ये जो है इसको क्वाइन करने का काम किया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म को पोर्टर ने, और 1953 में, यानी कि 8 साल बाद। अब बात करते हैं आगे कुछ और भी चीज़ें, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, द साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स इज ट्रैवर्स्ड बाई अ कॉम्प्लेक्स नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टिंग मेम्ब्रेन बाउंड और वैक्यूल्स और कैविटी which remain concentrated in the cytoplasmic portion of the endoplasmic portion of the cytoplasm and are collectively known as endoplasmic reticulum। तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को इंग्लिश में बताया, अब इसको हिंदी में बताता हूँ। यहाँ पे ये कहा गया था कि जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स होता है, यानी कि साइटोप्लाज्म जो होता है, वो आपस में जुड़े हुए मेम्ब्रेन से घिरे हुए बहुत सारे वैक्यूल्स और कैविटी के एक कॉम्प्लेक्स मेम्ब्रेन के आर पार होते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा कंसंट्रेटेड होते हैं सेल साइटोप्लाज्म के जो इंडोप्लाज्मिक पोर्शन होते हैं, भाग होते हैं उधर में। तो उन्हीं सभी को जो है एक साथ मिलाकर हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। एक बार फिर से बताता हूँ, मैंने कहा है कि साइटोप्लाज्म जो होता है, यानी कि साइटोप्लाज्मिक जो मैट्रिक्स होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर में जो फ्लूइड भरा होता है, वो जो है वो आपस में जुड़े हुए मेम्ब्रेन से घिरे हुए वैक्यूल्स और कैविटी के जो है एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क के आर पार होते हैं, जो कि काफ़ी कंसंट्रेटेड होते हैं साइटोप्लाज्म के इंडोप्लाज्मिक पोर्शन में। और इन्हीं सभी कैविटी वाले जो मेम्ब्रेन से, मतलब आपस में जुड़े हुए जो मेम्ब्रेन से जुड़े हुए जो कैविटी का एक कॉम्प्लेक्स नेटवर्क है, इसी को हम लोग कलेक्टिवली बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये जो नाम है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, वो पोर्टर के द्वारा दिया गया था, और कब दिया गया था? 1953 में। ये पहले ही मैंने बता दिया है। आगे इसके बारे में बताया जा रहा है, द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज ऑल्सो नोन एज साइटोकैविटी नेटवर्क और साइटोप्लाज्मिक वैस्कुलर सिस्टम। अब ये क्यों कहा जा रहा है, इस बात को भी देख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग साइटोकैविटी नेटवर्क के नाम से भी जानते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि अभी आपने देखा था कि बहुत सारे वैक्यूल्स और कैविटी जो हैं, जो कि आपस में जुड़े हुए मेम्ब्रेन से बाउंड होते हैं, घिरे होते हैं, उनसे मिल करके बनता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस वजह से इसको जो हम लोग साइटोकैविटी नेटवर्क कह सकते हैं। दूसरी बात की आगे इसका जब फंक्शन बताया जाएगा, तो वहाँ पे आप देखोगे कि इसका जो है एक काम है ट्रांसपोर्ट करने का भी, तो इसलिए इसको हम लोग जो है
साइटोप्लाज्मिक वैस्कुलर सिस्टम भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ों को जो है पैक करके और फिर जो है साइटोप्लाज्म के अंदर में ट्रांसफ़र करने का काम करता है। अब देखते हैं कुछ और भी आगे चीज़ें। एक सेकंड आप वेट करो। देखो आगे बताया जा रहा है द ऑकरेंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज फ्रॉम सेल टू सेल, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है एक सेल से दूसरे सेल में जो है ऑकरेंस में वेरिएशन होता है, यानी कि जो है किसी सेल में ये होता है, किसी सेल में ये नहीं होता है। यानी कि सेल प्रति सेल, एक सेल से दूसरे सेल में अगर देखा जाए इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के परजेंस का, ऑकरेंस का, तो हो सकता है किसी में ये हो और किसी में ये नहीं हो। जैसे कि आगे एग्जाम्पल भी बताया जाएगा। जैसे कि देखो यहाँ पे आगे बताया जा रहा है आप लोगों को, द रेड ब्लड सेल एग एंड एम्ब्रायोनिक सेल्स लैक इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि देखो आरबीसी के अंदर में एग और एम्ब्रायोनिक जो सेल होते हैं उनके अंदर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता है। जैसा कि अभी आप लोगों को बताया गया है कि ये सेल टू सेल जो है वेरी करता है, किसी में जो है आपका हो सकता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और किसी में जो है हो सकता है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं भी हो। अब देखते हैं हम लोग आगे कुछ और भी चीज़ें। जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज पुअरली डेवलप्ड इन द इनमैच्योर रेड ब्लड सेल्स, यानी कि आरबीसी, विच प्रोड्यूस ओनली प्रोटीन्स। तो आगे यहाँ पे यही बताया गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो इमैच्योर जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं उनके अंदर में जो है वो बहुत ही कम मात्रा में डेवलप होता है, पुअरली डेवलप्ड होता है, जो कि प्रोटीन को प्रोड्यूस करने का काम करता है। तो एक तो आपने काम जान लिया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या काम हो सकता है। चलिए अब आगे भी देखते हैं हम लोग। आगे बताया जा रहा है द एडिपोज टिश्यूज रेटिनल पिगमेंट सेल्स ब्राउन फैट सेल्स कंटेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अभी आपने जाना था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में नहीं पाया जाता है और अब हम जानेंगे कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किस में पाया जाता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि जो एडिपोज टिश्यूज होते हैं इसके अलावा जो रेटिनल पिगमेंट सेल होते हैं या फिर ब्राउन फैट सेल्स होते हैं, तो इनके अंदर में इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, मौजूद होता है। आगे बताया जा रहा है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज अ लार्ज नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड ट्यूब्स एंड सीट्स। इसका मतलब ये हुआ कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मेम्ब्रेन यानी कि झिल्लियों से घिरे हुए बहुत सारे ट्यूब और सीट का जो है एक बड़ा सा नेटवर्क होता है, अ लार्ज नेटवर्क होता है। इट लुक्स लाइक लॉन्ग ट्यूब्स एंड राउंड और ऑब्लॉन्ग बैग्स, यानी कि वेसिकल्स। तो यहाँ पे आगे ये भी बताया जा रहा है कि ये जो है आपका ऐसा लगता है जैसे कि बहुत सारी जो है इनके अंदर में ट्यूब्यूल्स होती हैं लंबी लंबी, और गोलाकार ऑब्लॉन्ग जो है कुछ बैग्स होते हैं जिनको हम लोग वेसिकल्स बोल सकते हैं क्या, इनमें होते ही हैं वेसिकल्स। आगे बताया जा रहा है द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेन इज सिमिलर इन स्ट्रक्चर टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब देखो आगे ये भी बताया जा रहा है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर से हूबहू होता है, सिमिलर होता है, समान होता है। जैसा कि आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर देखा होगा, वो जो है आपका बाइलेयर्ड होता है, यानी कि डबल लेयर उसमें देखने को मिलता है। तो कुछ इसी प्रकार से जो है हमें इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन में भी देखने को मिलता है। आगे बताया जा रहा है सम अदर प्रोटीन्स एंड लिपिड्स फंक्शन एज एंजाइम्स एंड हार्मोन्स। तो आगे ये भी बताया जा रहा है कि कुछ दूसरे जो प्रोटीन और लिपिड्स होते हैं वो जो है एंजाइम के रूप में और हार्मोन के रूप में काम करते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है ऑल्दो द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेरीज ग्रेटली इन अपीयरेंस इन डिफरेंट सेल्स, इट ऑलवेज फॉर्म्स अ नेटवर्क सिस्टम। तो यहाँ पे बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात बताया गया है और वो ये कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो अलग अलग सेलों के अंदर में जो है मौजूदगी को लेकर के, अपीयरेंस को लेकर के जो है वो
बहुत ज़्यादा वेरी करता है, यानी किसी में ये पाया जाता है तो किसी में ये नहीं पाया जाता है, लेकिन ये जिसमें भी पाया जाता है उन सभी में जो है एक बहुत ही क्या कह सकते हैं, नेटवर्क सिस्टम के रूप में ही पाया जाता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। चलिए अब इसका जो हम लोग डायग्राम देख लेते हैं कि ये कैसा होता है। जैसा कि आप लोगों को मैंने जो चीज़ें पढ़ाया था वैसा ही यहाँ पे देखने को भी आप लोगों को मिलेगा। चलिए आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। तो मैंने आप सभी को ये कहा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपस में जुड़े हुए मेम्ब्रेन, एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, मैंने आप सभी को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपस में जुड़े हुए मेम्ब्रेन से घिरे हुए बहुत सारे वैक्यूल्स बोल सकते हैं, या फिर जो है खाली जगह, यानी कि जो है हम उसको कैविटी बोल सकते हैं। तो उनका जो है एक बहुत बड़ा नेटवर्क होता है, जाल होता है, जैसे कि आप देख सकते हो। जैसे देखो यहाँ पर जो आप देख रहे हो तो वो एक कैविटी हो गया, ओके। यहाँ पर देख रहे हो तो यहाँ पर भी एक कैविटी हो जा रहा है। यहाँ पर ये कैविटी आप समझो, या फिर इसको जो है आप वैक्यूल समझो, जो भी समझो। तो यहाँ पे ये जो भी चीज़ें आप देख रहे हो ये तो वैक्यूल्स बन रहे हैं। अब इन वैक्यूल के चारों तरफ में यहाँ पे क्या है, तो ये सब तो मेम्ब्रेन है ना, और ये जो एक का मेम्ब्रेन है दूसरे वैक्यूल्स के मेम्ब्रेन से कनेक्टेड है, दूसरे से के अलावा जो है तीसरे से चौथे से कनेक्टेड है, यानी कि सबके जो मेम्ब्रेन है वो आपस में जुड़े हुए हैं। और ये जो मेम्ब्रेन है ये अपने अंदर में जो है बहुत सारे वेसिकल्स, या फिर कह सकते हैं कि कैविटी को घेर करके रखे हुए हैं। और इन्हीं सभी कैविटियों का यहाँ पे जो जाल बन रहा है, एक बड़ा सा नेटवर्क चैनल बन रहा है, एक सिस्टम बन रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस प्रकार से जो है ये एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया। उम्मीद कर रहा हूँ कि ये बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है। चलिए अब कुछ और भी चीज़ें देख लेते हैं कि ये कहाँ पे होता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो कि सेंट्रल पार्ट में जो है आप लोगों को न्यूक्लियस दिखाया हुआ है, और न्यूक्लियस के बाहर में जो है उसका जो इन्वेलप है उसी से कनेक्टेड आपका जो है कुछ चैनल क्रिएट हो रहे हैं, ट्यूब्स क्रिएट हो रहे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं वो और ये ट्यूब दोनों ही मिल करके और फिर जो है यहाँ पे कहला रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का दूसरा प्रकार, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अभी मैं आप लोगों को जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का टाइप बताऊंगा। दो टाइप के होते हैं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि ये जो न्यूक्लियस का चारों ओर का जो कवर है, मेम्ब्रेन है, या फिर कह सकते हैं कि न्यूक्लियर इन्वेलप है, इसी से जुड़ा हुआ बहुत सारे इरेगुलर ट्यूब्स हैं जो कि मेम्ब्रेन बाउंड होती हैं। और उनका मेम्ब्रेन जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के जैसा ही होता है एक तरह से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को छोड़ो, ये जो है आपका कह सकते हैं हम लोग कि जो सेल मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, उसके जैसा ही है। अब एक चीज़ और आप लोग नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जो न्यूक्लियर इन्वेलप के चारों तरफ से जो आपको नेटवर्क दिखाई दे रहा है इरेगुलर ट्यूब्स का, इनके ऊपर में बहुत सारे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअली यहाँ पे जो डॉट लाइक आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं, और राइबोसोम्स के मौजूदगी की वजह से ही इसका नाम रख दिया गया है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एक चीज़ और आप नोटिस कर रहे हो कि ये जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो कि वाइट कलर से आप लोगों को दिखाया गया है, इसके बाहर में थोड़ा सा गाढ़ा ब्राउन कलर से आप लोगों को जो है बहुत सारे इरेगुलर ट्यूब्स तो दिखाई गई हैं, जिसमें कि आप ये देख पा रहे हो कि इस पर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स नहीं है, यानी कि राइबोसोम्स नहीं है। और राइबोसोम्स नहीं है तो ये जो है आपका चिकनी हो जाएगी, और इस वजह से इसको कहा जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे कि आप अभी देख सकते हो यहाँ पे जो है डायग्राम का नाम भी लिख दिया गया है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको जो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है ये बातें आप लोगों को समझ में आ गया है। और साथ ही साथ इतना तो ज़रूर आपको जो है कुछ अनुमान सा लग गया होगा कि इसके दो प्रकार हो जाएंगे, एक हो जाएगा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और दूसरा हो जाएगा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो चलिए अब आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण बातें करते हैं हम लोग एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से संबंधित। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है, द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ अ बायोमोलिक्यूलर लेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड इन विच फ्लॉट प्रोटीन्स आर प्रेजेंट। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो फॉस्फोलिपिड के
बाई मोलिकुलर लेयर से मिलकर बना होता है, जिसमें कि बहुत सारे जो हैं फ्लॉट प्रोटीन जो हैं प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि मौजूद रहते हैं। आगे बताया जा रहा है द मेम्ब्रेन ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंटिन्यूअस विद द मेम्ब्रेन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड गोल्जी एपरेटस। यानी कि यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मेम्ब्रेन होता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसके अलावा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और गोल्जी एपरेटस का जो मेम्ब्रेन होता है उनके साथ में ये कनेक्टेड होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, यानी कि जो है लगातार होते हैं, उससे जुड़े हुए होते हैं। आगे बताया जा रहा है द कैविटी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज वेल डेवलप्ड एंड एक्ट्स एज अ पैसेज फॉर सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। तो आगे इसके बारे में बताया गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो कैविटी होता है वो पूरी तरह से डेवलप होता है, अच्छी तरीके से डेवलप होता है, और वो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स के लिए, यानी कि जो चीज़ें सीक्रेट करना होता है, जिनको हमें रिलीज़ करना होता है, तो उन सभी प्रोडक्ट्स के लिए जो है एक पैसेज के रूप में काम करता है, जिसको कि हम लोग आगे समझेंगे भी। अब हम लोग जानते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के स्ट्रक्चर्स के बारे में कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हैज़ एन interconnected network of tubules, vesicles and cisternae that are held together by cytoskeleton। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो आपस में जुड़े हुए ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स और सिस्टर्नी का एक नेटवर्क होता है, जाल होता है, जो कि साइटोस्केलेटन के द्वारा एक दूसरे के साथ में जुड़े हुए रहते हैं। आगे फिर बताया जा रहा है कि ऑल दीज स्ट्रक्चर्स आर इनक्लोज्ड इन अ फ्लूइड फिल्ड स्पेस और ल्यूमेन कॉल्ड एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स। तो आगे यही बताया गया है कि ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं, यानी कि ट्यूबुल्स हैं, वेसिकल्स हैं या सिस्टर्नी हैं, ये सभी के सभी जो हैं एक लिक्विड से भरे हुए स्पेस, जिसको कि हम लोग ल्यूमेन भी कह सकते हैं, तो उसके अंदर में घिरा होता है और उसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। यानी कि हम लोग सिंपल से यही समझें कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो आपस में जुड़े हुए ट्यूब्यूल्स का नेटवर्क होता है, वेसिकल्स होते हैं उनका नेटवर्क होता है, सिस्टर्नी का नेटवर्क होता है, तो ये तीनों ही ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स या फिर सिस्टर्नी, ये तीनों ही जो हैं वो चारों तरफ से जो है एक फ्लूइड से भरे हुए जगह में घिरे होते हैं या फिर रहते हैं, उसको हम लोग ल्यूमेन बोल सकते हैं या फिर उसको हम लोग एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कहते हैं। इस प्रकार यहाँ पे आगे बताया रहा है दस द स्ट्रक्चर ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इंक्लूड्स 3 स्ट्रक्चर्स नेमली सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया था आप लोगों को कि ये सभी जो स्ट्रक्चर्स हैं, ट्यूब्यूल, वेसिकल और सिस्टर्नी, ये एक लिक्विड यानी कि फ्लूइड से भरे हुए जगह में इनक्लोज होते हैं, जिसको कि हम लोग ल्यूमेन या फिर एंडोप्लाज्मिक मैट्रिक्स कह सकते हैं। तो इस प्रकार से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो स्ट्रक्चर है उसमें 3 चीज़ें शामिल होंगी और उन 3 चीज़ों का नाम है सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। तो अब हम जानेंगे इनके बारे में कि सिस्टर्नी क्या होती है, ट्यूब्यूल्स क्या होते हैं और वेसिकल्स क्या होते हैं। तो चलिए एक एक करके हम जानते हैं सिस्टर्नी, वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है आप सभी को सिस्टर्नी के बारे में, क्या सिस्टर्नी के बारे में बताया गया है। दीज आर लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक अनब्रांच्ड structures arranged parallel in bundles. They are 40 to 50 nanometer thick. They consist of abundant micromolecules and small granules. तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये लंबी और चपटी थैलीनुमा बिना ब्रांच वाले, यानी कि जो है सिंगल स्ट्रक्चर्स वाले जो हैं एक दूसरे के पैरेलल में सजे हुए बंडल के रूप में पाए जाते हैं। और आगे इनका जो है थिकनेस बताया हुआ है कि इनका जो थिकनेस होता है वो 40 से 50 नैनोमीटर के बराबर होता है। और फिर आगे बताया जा रहा है कि ये जो है बहुत सारे माइक्रो मॉलिक्यूल्स और छोटे छोटे ग्रेन्यूल से मिल करके बने होते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है आप सभी को वेसिकल्स के बारे में। तो देखते हैं वेसिकल्स के बारे में। जैसा कि यहाँ पे बताया गया है दीज आर ओवल मेम्ब्रेन बाउंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, ईच वेसिकल मेजर्स 25 to
500 नैनोमीटर इन डायमीटर, इट रिमेन्स आइसोलेटेड इन द साइटोप्लाज्म। तो वेसिकल्स के बारे में कहा गया है कि वेसिकल जो होते हैं वो ओवल हो सकते हैं, साथ ही साथ जो है ये मेम्ब्रेन बाउंड सेक लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, यानी थैलेनुमा संरचना होते हैं जो कि ओवल भी हो सकते हैं और राउंड भी जो है देखने को मिलते हैं। आगे बताया जा रहा है कि हर एक जो वेसिकल्स होता है इसका अगर मेजरमेंट का बात किया जाए तो ये जो है 25 से लेकर के 500 नैनोमीटर डायमीटर वाला होता है। फिर आगे बताया गया है कि ये जो है साइटोप्लाज्म के अंदर में आइसोलेटेड रहता है, यानी कि जो है अकेला रहता है, अकेला यानी कि आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मतलब आप लोग समझ ही पा रहे हो, एकांत में रहना, ठीक है। चलो फिर और भी कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स जानते हैं इस वेसिकल्स के बारे में। तो इस वेसिकल्स के बारे में आगे बताया जा रहा है, इट ऑकर्स इन द सेल्स हैविंग अबंडेंट स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि ये जो है उन सेलों में पाया जाता है जिसमें कि बहुत अधिक मात्रा में स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसको कि हम लोग SER कहते हैं, मौजूद होता है, पाया जाता है। नेक्स्ट बताया जा रहा है अभी ट्यूब्यूल्स के बारे में। तो देखते हैं, यहाँ पे कहा जा रहा है, इट इज़ अ फाइन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दैट फॉर्म्स अ रेटिकुलर सिस्टम। इट इज़ 50 to 100 नैनोमीटर इन डायमीटर। इट मे बी रेगुलर और इरेगुलर, ब्रांच्ड और अनब्रांच्ड। इट ऑकर्स इन ऑल द सेल्स एंड ऑफन फाउंड इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इस ट्यूब्यूल के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है बहुत ही पतले पतले ट्यूब के जैसे स्ट्रक्चर होते हैं जो कि रेटिकुलर सिस्टम को बनाते हैं। फिर इनके साइज के बारे में बताया गया है, इनके डायमेंशन के बारे में बताया गया है कि ये जो है इनका जो है 50 से लेकर के 100 नैनोमीटर तक का डायमीटर होता है। फिर आगे बताया गया है कि ये रेगुलर हो सकते हैं, इसके अलावा इरेगुलर भी हो सकते हैं, ये ब्रांच्ड भी हो सकते हैं और अनब्रांच्ड भी हो सकते हैं, और ये जो है सभी प्रकार के सेलों में पाए जाते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि प्रायः ये जो है मतलब अक्सर जो है ये स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में पाए जाते हैं। अब इनके हम लोग जो हैं कुछ डायग्राम देख लेते हैं। ओके, चलिए। तो यहाँ पर इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कुछ भाग दिखाए गए हैं, और जैसा कि आप सभी को मैंने अभी अभी बताया कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है मेजरली 3 पार्ट्स हो जाएंगे, और उन तीनों में से हो जाएगा पहला ट्यूब्यूल, दूसरा जो है वेसिकल्स और तीसरा है सिस्टर्नी। तो इन्हीं तीनों का जो यहाँ पे डायग्राम दिखाया गया है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न भागों के शीर्षक में। तो यहाँ पर सिस्टर्नी में आप लोग देख रहे हो कि चपटे चपटे जो है कुछ आपके जो है संरचनाएं दिखाई दे रही हैं, और वेसिकल्स में देख रहे हो कि कुछ ओवल शेप थैलेनुमस संरचना दिखाई दे रहा है, और ट्यूब्यूल्स में देख रहे हो कि यहाँ पर जो है नली के जैसा जो है पतली पतली नली के जैसा जो है आप लोगों को कुछ स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। तो जो चीज़ें आप लोगों को पढ़ाया गया है सेम टू सेम आप लोग देख रहे हो कि यहाँ पर डायग्राम के माध्यम से भी वही चीज़ दिखाया जा रहा है। चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। आगे हम जानने वाले हैं टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो एक एक करके देखते हैं। जैसे कि यहाँ पे बताया जा रहा है, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑब्जर्व इन सेल, नेमली स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER एंड रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी RER। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के जो है 2 प्रकार देखे गए हैं सेलों के अंदर में, जिनका नाम है पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER, और दूसरा का नाम है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि RER। पहला स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था तो इसका शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा SER, दूसरा रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था तो इसका शॉर्ट नेम हो जाएगा RER। अब हम लोग डिस्कस करते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के इन दोनों प्रकारों का एक एक करके। चलो, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि द इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज स्मूथ ड्यू टू द अब्सेंस ऑफ राइबोसोम्स इन द मेम्ब्रेन इन इट्स मेम्ब्रेन। यानी कि जैसा कि डायग्राम में भी मैंने आप सभी को दिखाया था और समझाया था कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होते हैं वो स्मूथ होते हैं।
क्यों? इसका कारण ये है कि उनके मेम्ब्रेन में राइबोसोम्स अनुपस्थित होते हैं, यानी कि होते नहीं हैं। तो याद रखना है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तब स्मूथ होगा जब उसके मेम्ब्रेन पर राइबोसोम्स मौजूद नहीं होगा। फिर बताया जा रहा है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER ऑकर्स इन सेल्स इन्वॉल्व्ड इन द मेटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड्स एंड ग्लाइकोजेंस। तो यहाँ पे यही कहा गया था कि ये जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ये जो है सेल के अंदर में होता है और ये ग्लाइकोजेन साथ साथ लिपिड के जो है मेटाबॉलिज्म में काम करता है, यानी कि लगा हुआ रहता है। फिर आगे बताया गया इट इज़ फाउंड इन एडिपोज सेल्स, इंटरस्टिशियल सेल्स, ग्लाइकोजन स्टोरिंग सेल्स, स्पर्मेटोसाइट्स एंड ल्यूकोसाइट्स। तो अब यहाँ पे बताया गया है कि ये जो है कहाँ पर पाए जाते हैं, SER यानी कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जैसा कि यहाँ पे बताया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एडिपोज सेल के अंदर में पाए जाते हैं, इंटरस्टिशियल जो सेल होते हैं उनके अंदर में पाए जाते हैं, साथ साथ ग्लाइकोजन स्टोरिंग जो सेल होते हैं उनके अंदर में पाए जाते हैं, और इनके अलावा स्पर्मेटोसाइट्स और ल्यूकोसाइट्स के अंदर में भी ये पाए जाते हैं। फिर आगे बताया गया है कि द मसल्स सेल्स आर रिच इन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER एंड सो आर कॉल्ड सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आगे बताया गया है कि मसल सेल्स जो होते हैं उनके अंदर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काफ़ी अधिक मात्रा में होता है और इसलिए इनको हम लोग सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए अब आगे कुछ और भी महत्वपूर्ण फैक्ट्स हम लोग देखते हैं। तो आगे में जो है बताया गया है आप लोगों को कि इन द पिगमेंटेड रेटिनल सेल्स स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी SER इज टाइटली पैक्ड एंड इज कॉल्ड माइलॉइड बॉडी। तो यहाँ पे कहा गया है कि पिगमेंटेड जो रेटिनल सेल्स होते हैं उनके अंदर में स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER जो है वो बहुत ही टाइटली पैक्ड होता है, यानी कि जो है बहुत ही पास पास में ये जो है आपके होते हैं और इनको जो हम लोग माइलॉइड बॉडी के नाम से जानते हैं। आगे कहा जा रहा है द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER हैज़ डिफरेंट मॉर्फोलॉजी सच एज in liver cells it has a tubular network rich in glycogen and are called glycosomes। तो आगे यहाँ पे बताया गया है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है वो काफ़ी अलग अलग प्रकार के जो है मॉर्फोलॉजी पाए जाते हैं। जैसे कि लीवर सेल के अंदर में जो है आपका ग्लाइकोजन अधिक मात्रा वाला, या फिर कह सकते हैं कि अधिक मात्रा में ग्लाइकोजन वाला जो है एक ट्यूब्यूलर नेटवर्क पाया जाता है जिसको कि हम लोग ग्लाइकोसोम्स कहते हैं। फिर आगे बताया गया है कि इट हैज़ फ्यूअर सिस्टर्नी देन ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स। इसमें जो है आपका सिस्टर्नी जो है कम मात्रा में होते हैं एज कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, यानी कि वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स के तुलना में सिस्टर्नी जो है इस SER यानी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में कम पाई जाती है। फिर आगे कहा गया है द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ, एक सेकेंड, हाँ, तो यहाँ पे कहा गया था द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज रफ ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ राइबोफोरिन्स एंड राइबोसोम्स अटैच टू द सरफेस। तो यहाँ पे फिर ये भी कहा गया है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो रफ इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर यानी कि इसके जो सरफेस होते हैं, मेम्ब्रेन होते हैं, उनके ऊपर में राइबोसोम्स और राइबोफोरिन्स जो है वो मौजूद होते हैं। तो आपसे कोई पूछता है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं, तो आप यही बताओगे कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो हम लोग रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस यानी कि मेम्ब्रेन के ऊपर में राइबोसोम्स और
राइबोफोरिन्स मौजूद होते हैं। फिर आगे बताया गया है इट हैज़ मोर सिस्टर्नी देन विसिकल्स और ट्यूबुल्स, यानी कि इसके ऊपर में जो है अधिक सिस्टर्नी पाए जाते हैं वेसिकल्स और ट्यूबुल्स से। इट इज़ कनेक्टेड टू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो आगे कहा गया है कि ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को कनेक्ट किए हुए रहता है। क्या चीज़? तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी कि SER। फिर आगे देखते हैं तो आगे जो है आपका स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक डायग्राम दिखाया गया है, जैसा कि आप देख सकते हो। इसमें जो है इरेगुलर नलियाँ आपको जो है दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए अब आगे देखते हैं। तो आगे जो है, एक सेकेंड वेट कर लो, मैं बताता हूँ। चलो, तो अब हम लोग जो है RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो है एक डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें कि आपको इरेगुलर नलियाँ यानी ट्यूब से दिखाई देंगी। अंतर बस इतना का होगा कि पहले जो मैंने दिखाया था उसमें डॉट डॉट ये स्ट्रक्चर्स नहीं थे, और इस वाले में जो है ये डॉट डॉट स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं। तो एक्चुअली इस मतलब कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेम्ब्रेन के ऊपर जो आपको डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं वो राइबोसोम्स हैं, और इन सभी डॉट लाइक स्ट्रक्चर से यानी कि राइबोसोम्स के मौजूदगी की वजह से इसका जो सरफेस होता है वो रफ बन जाता है या फिर रफ दिखता है, और यही कारण है कि इसको जो है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम दिया गया है। फिर आगे जो है आप लोगों को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू देखे हुए एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तस्वीर यहाँ पर दिखाया गया है। अब चलिए कुछ और भी चीज़ें आगे जानते हैं हम लोग। तो अब जो है हम लोग इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के काम के बारे में जानेंगे कि इनका जो है क्या क्या काम होता है। तो यहाँ पे कहा गया है फॉलोइंग आर द मेन फंक्शंस ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के मेन काम नीचे हैं। नंबर 1 में दिया हुआ है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम serves as channels for the transport of materials, especially proteins, between various or regions of the cytoplasm or between the cytoplasm and द न्यूक्लियस। तो यहाँ पे कहा गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो मटेरियल्स, खास करके जो प्रोटीन होते हैं उन सभी को साइटोप्लाज्म के बहुत सारे रीजन्स और इसके अलावा कह सकते हैं हम लोग साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के बीच में मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए एक चैनल के रूप में काम करता है। एक बार फिर से बता देता हूँ कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो न्यूक्लियस या साइटोप्लाज्म के बीच में, या फिर कह सकते हैं कि साइटोप्लाज्म के विभिन्न रीजन्स के बीच में, खास करके प्रोटीन जैसे मटेरियल्स के ट्रांसपोर्ट के लिए जो है एक चैनल के रूप में कार्य करता है। फिर आगे हम देखते हैं डिफरेंस के बारे में, यानी कि जो है क्या चीज़ें डिफरेंस है। एक सेकेंड वेट करो, मैं बता रहा हूँ। चलो, तो अभी जो है हम लोग, एक सेकेंड वेट कर लो। गुड। तो अभी जो है हम लोग रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में अंतर के बारे में जानेंगे कि इन दोनों यानी कि SER और RER के बीच में क्या अंतर है। तो सबसे पहले देखते हैं भाग यानी कि पार्ट्स के आधार पर अंतर। तो जैसा कि यहाँ पे आप सभी को बताया गया है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इट मेनली कंटेन्स फ्लैटेंड सैक कॉल्ड सिस्टर्न, यानी कि जो RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसमें जो है मुख्य रूप से आप सभी को सिस्टर्नी दिखाई देगा। जबकि ये बात करेंगे अगर हम लोग स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में यहाँ पे बताया गया है इट मेनली कंसिस्ट ऑफ वेसिकल्स एंड ट्यूबुल्स, यानी कि इन स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में जो है मुख्य रूप से वेसिकल्स और ट्यूबुल्स पाए जाते हैं। तो आप सभी देख सकते हो कि ये बिल्कुल जो है एक दूसरे का उल्टा हो जा रहा है। यहाँ पे जहाँ रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का हमने बात किया था तो हमने देखा था कि ये मुख्य रूप से सिस्टर्नी से मिलकर बना हुआ है,
और बाकी दोनों जो है इसमें बहुत ही कम मात्रा में है। जबकि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बात करेंगे तो जो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मुख्य रूप से था वो इसमें जो है मुख्य रूप से नहीं होता है, और बाकी के दोनों मुख्य रूप से होते हैं, यानी कि वेसिकल्स और ट्यूब्यूल्स। अब देखते हैं हम लोग दूसरा। तो दूसरा यहाँ पे है काम के आधार पर। तो काम के आधार पर देखा जाए रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, तो इसका जो है मेन काम यहाँ पे दिया गया है प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज प्रोटीन, यानी कि ये प्रोटीन को सिंथेसिस करने के लिए मदद करता है, सिंथेसिस करने में मदद करता है। दूसरा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो इसके बारे में कहा गया है कि इट हेल्प्स टू सिंथेसाइज लिपिड्स एंड एस्टेरॉइड। तो ये जो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो एस्टेरॉइड और लिपिड को बनाने में हेल्प करता है। तीसरा देखते हैं ऑकरेंस के अकॉर्डिंग। तो ऑकरेंस के अकॉर्डिंग RER और SER के बीच में अंतर देखा जाए तो यहाँ पे बताया जा रहा है RER में कि इट इज़ अबंडेंट इन एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल्स एंड एंटीबॉडी सिक्रेटिंग प्लाज्मा सेल्स। यानी कि ये जो RER है वो इंडोक्राइन पैनक्रियाटिक जो सेल्स होते हैं उनके अंदर में, और साथ ही साथ जो है आपका प्लाज्मा सेल के अंदर में, सॉरी वो प्लाज्मा सेल जो कि एंटीबॉडी को सीक्रेट करते हैं उनके अंदर में काफ़ी ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं RER, यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक बार रिपीट करता हूँ, मैंने आप सभी को कहा है कि RER एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल में और एंटीबॉडी को सीक्रेट करने वाले प्लाज्मा सेल के अंदर में काफ़ी अधिक मात्रा में अबंडेंट क्वांटिटी में जो है ये पाए जाते हैं। फिर आगे बताया जा रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि इट इज़ अबंडेंट इन लीवर एंड द टेस्टिक्यूलर सेल्स। यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो लीवर में और टेस्टिकुलर जो सेल होते हैं उसमें ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि बिल्कुल जो है एक दूसरे के अपोजिट हो रहा है। कहाँ हम लोग जो है एक्सोक्राइन पैनक्रियाटिक सेल में बात कर रहे थे RER का, तो वहीं हम लोग जो है यहाँ पे लीवर के अंदर में SER का ज़्यादा मात्रा का बात कर रहे हैं। फिर अब देखते हैं हम लोग चौथा। तो चौथा है राइबोसोम्स के आधार पर। तो ये राइबोसोम्स के आधार पर यहाँ पे RER में कहा जा रहा है कि इट हैज़ राइबोसोम्स ऑन इट्स आउटर सरफेस। यानी कि जो है RER रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर में राइबोसोम जो है वो रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के आउटर सरफेस यानी कि मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। फिर बताया जा रहा है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में राइबोसोम्स के बारे में कि इट डज नॉट कंटेन राइबोसोम्स, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो है आपका राइबोसोम्स नहीं पाए जाते हैं। एंड नेक्स्ट है पांचवा। तो पांचवा यहाँ पे कहा जा रहा है कनेक्शन के बारे में। कनेक्शन जो है कैरेक्टरिस्टिक हो गया। तो RER यानी कि रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में बताया जा रहा है कि इट इज़ कंटिन्यूअस विद स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यानी कि जो RER होता है ये जो है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से जो है कांटेक्ट में रहता है, जुड़ा हुआ रहता है। फिर उसके कंपेयर में जो है यहाँ पे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में कहा जा रहा है कि इट इज़ कंटिन्यूअस विद सिस्टर्नी ऑफ गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जबकि तो अभी हमने बात किया था रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में कि ये जो है आपका वो स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के से जुड़ा हुआ रहता है या फिर कंटिन्यूअस रहता है। जबकि बात करेंगे स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का तो ये जो है आपका गोल्जी अपरेटस के सिस्टर्नी और प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कंटिन्यूअस रहता है, यानी कि जुड़ा हुआ रहता है। अब बारी है पेन पेपर टेस्ट का। तो देखते हैं पेन पेपर टेस्ट संख्या 13। तो पेन पेपर टेस्ट नंबर 13 के अंदर में पहला जो क्वेश्चन है, एक सेकेंड वेट करो मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पेन पेपर टेस्ट नंबर 13 में पहला क्वेश्चन दिया गया है एक्सप्लेन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद द हेल्प ऑफ अ नीट स्केच। तो आपको क्या करना है कि एक
अच्छा सा साफ़ सुथरा डायग्राम बनाना है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का, और फिर उसका जो है एक्सप्लेन भी करना है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे कहा गया है, हु क्वाइंड द टर्म इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो टर्म है, शब्द है, ये किसने बताया, किसने दिया। तीसरा क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को किसने डिस्कवर किया, उन दोनों साइंटिस्ट का नाम बताना है। चौथा क्वेश्चन है, व्हाट आर द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न भाग कौन कौन से होते हैं, उन तीनों का जो है आप लोगों को नाम बताना है। अब देखते हैं हम लोग आगे पांचवा क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, व्हाट आर सिस्टर्नी। पांचवा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पे कहा जा रहा है कि व्हाट आर सिस्टर्नी, तो ये जवाब देना है आपको पांचवा क्वेश्चन में। अब छठा क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे डेफिनेशन बताना है। यहाँ पे बोला जा रहा है, व्हाट आर ट्यूबुल्स, यानी कि ट्यूबुल्स क्या होते हैं। सातवां क्वेश्चन में बोला गया है, व्हाट आर वेसिकल्स, यानी वेसिकल्स क्या होते हैं। तो इन तीनों का जो है आपको डेफिनेशन बताना है, पाँचवा, छठा और सातवां में। आठवां देखते हैं। तो आठवां क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के विभिन्न प्रकार कौन से हैं, ये चीज़ें आपको बताना है। उम्मीद कर रहा हूँ कि बातें आप लोगों को समझ में आ रहा है कि कौन कौन से क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्योंकि आप वीडियो लेक्चर देख रहे हो लगातार, तो आपको जो है चीज़ें समझ में आती जा रही होंगी, और जब क्वेश्चन आप सुनते होंगे तो आपको लगता होगा कि ये सारी चीज़ तो मैं जानता ही हूँ और बना लूँगा। 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 9वां नंबर आपको क्वेश्चन दिया गया है, व्हाई इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज नोन एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से क्यों जाना जाता है। नेक्स्ट है 10वां नंबर क्वेश्चन, वेयर इज स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लोकेटेड, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहाँ पे मौजूद होता है, ये आपको बताना है। और 11वां क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम स्मूथ, यानी कि स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को जो है स्मूथ कौन बनाता है, ये बताना है 11वें नंबर क्वेश्चन के आंसर के रूप में। 12th नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर ग्लाइकोजोम्स, यानी ग्लाइकोजोम्स क्या होते हैं, ये आपको बताना है 12th नंबर क्वेश्चन का आंसर। 13 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर द फंक्शन ऑफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्या कार्य होता है, ये बताना है आपको 13 नंबर के आंसर में। 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रॉफ इंडोप्लाज्मिक एंड स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि अंतिम जो क्वेश्चन है 14 नंबर, उस वो क्वेश्चन ये है कि रॉफ इंडोप्लाज्मिक और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बीच में क्या अंतर है, ये आपको जो है बताना है। और इसी के साथ जो है आज का जो वीडियो लेक्चर है उसे समाप्त किया जाता है। और उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको बढ़िया तरीके से समझ में आ गया है कि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, किसके द्वारा डिस्कवर किया गया था, इसका नाम किसने बताया, और ये कितने प्रकार का होता है, और इनका जो प्रकार है वो क्या होता है, उसके अंदर में कौन कौन सी क्रियाएं होती हैं, किस प्रकार का स्ट्रक्चर होता है, और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सो इस वीडियो लेक्चर को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।